शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। भारत और चिली के बीच एंटार्क्टिका में सहयोग बढ़ाने, सांस्कृतिक आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहित 4 क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौतों का हुआ आदान प्रदान। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश ने क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने पर दिया जोर। लोकसभा में कल 12 बजे रखा जाएगा वक्फ संशोधन बिल पर 8 घंटे होगी चर्चा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक से विपक्षी सदस्यों ने किया वॉकआउट। भाजपा ने लोकसभा में अपने सभी सदस्यों को उपस्थित रहने के लिए व्हिप किया जारी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा, भाजपा और एनडीए के डीएनए में है किसान कल्याण। किसानों के बोझ को कम करने के लिए सब्सिडी उपलब्ध करा रही है मोदी सरकार। आरबीआई की स्थापना के 90 वर्ष हुए पूरे। विशेष समारोह में हुई शामिल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कहा, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में रिजर्व बैंक की भूमिका अहम। दिल्ली में फिर घुली केजरीवाल और आतिशी सरकार की पोल। शराब, स्वास्थ्य, डीटीसी के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में पेश की वायु प्रदूषण पर कैग की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिस फोंट की मौजूदगी में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी हुई। इस दौरान आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। भारत और चिली के बीच एंटार्क्टिका में सहयोग बढ़ाने, सांस्कृतिक आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन, कॉपर माइनिंग को लेकर समझौते पर सहमति बनी। दोनों ही देश वैश्विक तनाव के बीच शांति और सहयोग को लेकर आशान्वित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में साझेदारी को बल देंगे। उन्होंने कहा कि लचीली आपूर्ति और मूल्य श्रृंखला को स्थापित करने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल, सार्वजनिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, रेलवे, अंतरिक्ष तथा अन्य क्षेत्रों में भारत अपना सकारात्मक अनुभव चिली के साथ साझा करने के लिए तैयार है। आज दोनों पक्षों के बीच लेटर ऑफ इंटेंट पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। यह खुशी का विषय है कि चिली के लोगों ने योग को स्वस्थ जीवन शैली के रूप में अपनाया है। चिली में 4 नवंबर को राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया जाना हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। हमने चिली में आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी सहयोग बढ़ाने पर विचार किया। रक्षा के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। हम इस क्षेत्र में एक दूसरे की जरूरतों के अनुसार डिफेंस, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन तैयार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म जैसी साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए हम दोनों देशों की एजेंसी के बीच सहयोग बढ़ाएंगे। भारत और चिली के बीच पारस्परिक लाभकारी व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता संबंधों का महत्वपूर्ण पड़ाव है। चिली के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश अपने पारस्परिक लाभों को मजबूत करने के लिए सहयोगात्मक तरीके से मिलकर काम करेंगे। With these important areas as very concrete areas, so we announce here that this is the main news today of this visit, that after a lot of conversation and a lot of work through our teams, and after the visit of Mr. Modi, that we have reinitiated we are going to have a comprehensive economic partnership agreement and work together in a collaborative manner to strengthen our mutual benefit, which is going to be fundamental in a world which is evolving
and talking about free trade. So this will be available with a flexibility for different sectors, which are going to, with the idea to be mutually beneficial for all the parts. और आगे बढ़ते अन्य खबरों में लोकसभा में कल वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। बिल दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। बिल पर 8 घंटे चर्चा होगी। जरूरत के मुताबिक समय बढ़ाया भी जा सकता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस बिल को सदन में पेश करने का फैसला किया गया। इससे पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में विपक्षी दलों के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। विपक्षी दलों के सदस्यों ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष से जुड़े मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट बिल को मैं टेबल करना चाहता हूं फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, पारित होने के लिए। उसके बाद हमने 8 घंटे के लिए मान लिया गया है कि चर्चा 8 घंटे का होगा, और बढ़ाना चाहता है तो हाउस में स्पीकर सेंस लेकर के बढ़ा सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार इस संशोधन बिल पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जेपीसी में इस बिल पर व्यापक रूप से चर्चा हो चुकी है। हम तो चर्चा चाहते हैं और जेपीसी ने व्यापक रूप से इस बिल का स्क्रूटनाइज किया, चर्चा किया और पार्लियामेंट में फिर से टेबल किया रिपोर्ट को। फिर कैबिनेट ने इसको जांच करके अच्छा से इसमें जो प्रोविजंस है उसको देख करके फिर से आज हम बिल को लाने का बात कर रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना मत रखने का अधिकार है और देश सुनना चाहता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या पोजीशन रखता है, ये सुनना चाहता है। इस बीच भाजपा ने सभी लोकसभा सांसदों को 2 अप्रैल को और राज्यसभा सांसदों को 3 अप्रैल को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। लोकसभा में 2 अप्रैल को और राज्यसभा में 3 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध को धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत बताया। हमारे संवाददाता ने निशिकांत दुबे से खास बात की। निशिकांत दुबे हमारे साथ हैं। सर, आपने कहा कि जो वक्त जो आया था बिल आज़ादी से पहले वो जिन्ना ने प्रस्ताव किया था, जिन्ना के लिए क्या भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी 1954 में ये भी प्राइवेट मेंबर बिल था, ये कोई सरकार लेकर नहीं आई थी और 1954 तक ये जिन्ना बिल के तौर पर ही जाना जाता था और जिन्ना की जो मानसिकता थी उसने भारत का विकास किया ये पूरे दुनिया में। दूसरा जो ये हिंदू और मुसलमान की जो बात करते हैं, जो भी मुस्लिम नेता हैं जो अपने आप को मुस्लिम के रहनुमा करें, क्योंकि ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, उनको मैं चैलेंज करता हूँ कि ये जो वक्त पैगंबर मोहम्मद साहब ने जब ये वक्त स्टार्ट किया, ये किसी मुस्लिम ने नहीं दिया वक्त। ये वक्त जो है एक ज्यूस थे मुकर्रिक, उन्होंने सबसे पहला वक्त किया। उन्होंने 7 अपने बगीचे जो है वो मोहम्मद साहब को जो है दान में दिए, जिसके आधार पर ये चैरिटेबल ट्रस्ट बना। जिनको ये लगता है कि ये वक्त केवल मुसलमानों को के लिए है, वो गलत करते हैं। ये वक्त में जो है ईसाइयों ने भी वक्त किया, हिंदुओं ने भी वक्त किया, इसलिए इस देश का कानून सबों के लिए बराबर होगा और ये बड़ा बिल है, बड़ा। जब सर वक्त बिल के तमाम संशोधन हुए कांग्रेस की तरफ, 2013 के संशोधन पर विवाद हुआ, अब सरकार को संशोधन ला रही है, उसको कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये सही नहीं है। देखिए क्या है कि कांग्रेस को मुसलमानों का वोट, मुसलमानों को बरगलाने के कब ये अमेंडमेंट हुआ? 95 में वक्फ बाय यूजर तब बना जबकि चुनाव में हम जा रहे थे। 2013-14 में ये वक्फ तब आया जबकि हम चुनाव में जा रहे थे। चुनाव के लिए कांग्रेस जो है इस देश का बंटवारा कर सकती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़ते रहे अपने आप में, ये उनका प्राइम टारगेट है, उनको वोट चाहिए। वो अलग पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह अलग देश बनाना चाहते हैं, इसलिए वो भड़काते हैं। कांग्रेस का काम है भड़काना और वो सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के रुख पर। जब अब वक्त संशोधन बिल संसद में प्रस्तावित होने जा रहा है, ऐसे में कांग्रेस की जो सोच है उस पर सवाल उठा रहे हैं निशिकांत दुबे, बीजेपी के वरिष्ठ सांसद हैं। कैमरामैन राणा के साथ शैलेंद्र मिश्र, टीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने वक्फ बिल पर बात करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जेडीयू और नीतीश कुमार को कांग्रेस के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक और उनके उत्थान के लिए जो काम किया है वो देश में आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने नहीं किया।
कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है, वो देश की आज़ादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश के अर्थतंत्र को मजबूत करने में आरबीआई का उल्लेखनीय योगदान है। आरबीआई की 90वीं वर्षगांठ पर मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने आरबीआई की महत्वपूर्ण पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि विकसित भारत 2047 का मिशन एक ऐसे वित्तीय इकोसिस्टम की मांग करता है जो सभी के लिए सुलभ हो। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में आरबीआई ने नाबार्ड, आईडीबीआई, नेशनल हाउसिंग बैंक जैसी संस्थाओं की स्थापना करके वित्तीय इकोसिस्टम को मजबूत किया है। इससे कृषि, लघु व्यवसाय और हाउसिंग सेक्टर को आवश्यक सहायता मिली है। The RBI has over the years strengthened the financial ecosystem by establishing key institutions such as the NABARD, IDBI, CDB and National Housing Bank. It has thus provided essential support for agriculture, small businesses and housing. Initiatives like the Lead Bank scheme have laid the foundation for expanding banking reach, ensuring that economic growth is inclusive and widespread. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा कि भाजपा और एनडीए के डीएनए में किसान कल्याण है। उन्होंने कहा कि किसानों के बोझ को कम करने के लिए मोदी सरकार सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरक, फर्टिलाइजर सबसे महत्वपूर्ण कारक है और पिछले दिनों लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतें बढ़ती रही है, लेकिन ये मोदी सरकार का संकल्प है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ किसी भी कीमत पर किसान के ऊपर नहीं आने देंगे। 21वें डीपी कोहली स्मारक व्याख्यान के अवसर पर रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बिना तकनीक के हम अपराधों पर लगाम नहीं लगा सकते हैं। विकसित भारत एट 2047 सीबीआई के लिए एक रोड मैप विषय पर बोलते हुए उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने सीबीआई अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक भी प्रदान किए। सीबीआई अपने संस्थापक निदेशक स्वर्गीय धर्मनाथ प्रसाद कोहली को श्रद्धांजलि अर्पित करती है और वर्ष 2000 से डीपी कोहली स्मारक व्याख्यान का आयोजन करती आ रही है। Take up this journey for Viksit Bharat, I would suggest that we should collaborate with startups, we should collaborate with industry, and more so, we should collaborate with the academia. Our academia, our scientists, our researchers today have a strength which needs to be harnessed by everybody, by the government departments, by investigating agencies, by the law officers, by everybody, so that we can create, in this world of new technology, we can create technological solutions, because law alone will not be sufficient for tackling the crimes in the new age. We'll need a techno-legal approach. बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। भारत में यूपीआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। केंद्र सरकार ने यूपीआई धोखाधड़ी को कम करने की कवायद की है और सुरक्षित यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए आज से नए नियम लागू हो गए हैं।
क्या है यूपीआई से जुड़े नए नियम और नए नियम के बाद कौन से यूजर्स यूपीआई पेमेंट नहीं कर सकेंगे, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। यूपीआई के जरिए आसानी से पेमेंट हो जाता है, इसलिए रेहड़ी पटरी से लेकर बड़े मॉल्स में भी यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है। रोजाना होने वाले यूपीआई लेन देन की संख्या करोड़ों में है, इसलिए यूपीआई का सुरक्षित इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने नियमों को अपडेट किया है। ये नए नियम नए वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत से लागू हो चुके हैं। नए नियम के तहत इनएक्टिव मोबाइल नंबर यूजर्स के लिए यूपीआई पेमेंट की सुविधा बंद हो गई है। अगर आपने पुराने मोबाइल नंबर से यूपीआई को लिंक किया है और वो नंबर बंद हो गया है, तो आपकी यूपीआई आईडी भी काम नहीं करेगी। नए नियम के तहत बैंकों और थर्ड पार्टी यूपीआई प्रदाताओं जैसे फोन पे, गूगल पे को निष्क्रिय मोबाइल नंबरों को हटाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। 1 अप्रैल से बैंक और यूपीआई ऐप ग्राहकों के मोबाइल नंबर रिकॉर्ड को सप्ताह में कम से कम एक बार जांचेंगे और अपडेट करेंगे। अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो किसी भी असुविधा से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें। बैंक में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करें ताकि यूपीआई सेवाएं चालू रहें। अगर हाल ही में आपने नंबर बदला है तो जल्द ही बैंक में नया नंबर रजिस्टर करें। बैंक में रजिस्टर्ड नंबर का इस्तेमाल करते रहें ताकि वो निष्क्रिय न हो। दूरसंचार विभाग के दिशा निर्देशों के मुताबिक यदि किसी मोबाइल नंबर का लंबे समय से उपयोग नहीं किया जाता है तो वो नंबर 90 दिनों के बाद किसी नए उपयोगकर्ता को दे दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि जिस नंबर पर 3 महीने के लिए कोई कॉल, संदेश या डेटा सेवा निलंबित कर दी गई है तो उसे किसी और को आवंटित किया जा सकता है। यदि इस तरह के नंबर को यूपीआई भुगतानों से जोड़ा जाता है तो इससे सुरक्षा जोखिम और वित्तीय संकट पैदा हो सकता है। इसलिए यूपीआई से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने के लिए ये नया नियम लागू किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की प्रमुख पहल पहले विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स के तहत वेव लैब्स के नेतृत्व में आयोजित एक्सआर क्रिएटर हैकाथॉन भारतीय इमर्सिव टेक्नोलॉजी क्षेत्र में क्रांति ला रहा है। ये प्रतियोगिता उभरते एक्सआर इनोवेटर्स को वैश्विक मंच तक पहुंचाने का अवसर दे रही है। देश भर की टॉप एक्सआर टीमें अपनी चुनौती पेश कर रही हैं। एक्सआर क्रिएटर हैकाथॉन में आइए नजर डालते हैं फिनाले पर, जो होगा 1 से 4 मई में मुंबई में। मुंबई में होने जा रहा वेव समिट दे रहा है एक्सआर टेक्नोलॉजी के भविष्य को नई दिशा। वेव्स के तहत देश भर में आयोजन किया जा रहा है एक्सआर क्रिएटर हैकाथॉन का। इस मंच पर टीम यूथ बस ने अपने प्रोजेक्ट इमर्सिव वॉरफेयर सिमुलेटर द गेम ऑफ डायमेंशंस चैप्टर 1 के साथ शीर्ष 40 में जगह बनाकर वीआर गेमिंग इंडस्ट्री में नया मुकाम हासिल किया है। ये सिर्फ एक वीआर गेम नहीं बल्कि मोबाइल और वीआर गेमिंग के बीच की खाई को पाटने वाला एक अनूठा नवाचार है। इस गेम में 2 टीमें एक साथ खेल सकती हैं, एक टीम वीआर हेडसेट में और दूसरी मोबाइल पर। प्रत्येक टीम में 4 खिलाड़ी होंगे, जिससे मल्टीप्लेयर गेमिंग का अनुभव पूरी तरह से बदल जाएगा। हम गेमिंग और डिफेंस को एक साथ लेकर के आए और हमारे जो भी बाकी के प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि फ्री रोम, वर्चुअल रियलिटी गेमिंग और शूटर गेम्स और फ्लाइट सिमुलेटर्स, ये सारे काफी बार एक्सपो में गए हैं और कई सारे इवेंट्स में गए जहां इन्होंने काफी एप्रिसिएशन मिला है। इस गेम के लिए स्पेसिफिक हार्डवेयर भी डेवलप कर रहे हैं जो कि हैप्टिक से रिलेटेड है, जैसे एक हैप्टिक गन और एक हैप्टिक वेस्ट। टीम यूथ बज ने इस प्रोजेक्ट के तहत एक मेड इन इंडिया हैप्टिक गन विकसित की है जो असली गन के 1:1 स्केल मॉडल पर आधारित है। ये गन खिलाड़ियों को वास्तविक युद्ध जैसी इमर्सिव फीलिंग देगी। इसके साथ ही टीम एक हैप्टिक वेस्ट भी विकसित कर रही है जो फिलहाल प्रोटोटाइप स्टेज में है और गेमिंग एक्सपीरियंस को अगले स्तर तक ले जाने के लिए डिजाइन की गई है। इस प्रतियोगिता को देश भर में पहुंचाने में भारत एक्सआर और एक्सडीजी जैसी एक्सआर कम्युनिटी का अहम योगदान रहा है। इन समुदायों ने एक्सआर इनोवेटर्स को सही प्लेटफॉर्म देने और इमर्सिव टेक्नोलॉजी को बड़े स्तर पर फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टीम यूथ बस जैसी टीमें और एक्सआर क्रिएटर हैकाथॉन जैसे प्लेटफॉर्म प्रमाण है कि भारत एक्सआर और इमर्सिव टेक्नोलॉजी में वैश्विक लीडर बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। जया सिन्हा, डीडी न्यूज।
बिशप काउंसिल ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने की अपील की है। काउंसिल ने अपने बयान में मुनम्बम की घटना का जिक्र किया है। इस पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लिखा है कि केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल की अपील मुनम्बम के 600 परिवारों की दुर्दशा को उजागर करती है, जिनकी पैतृक संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है। ये दर्शाता है कि वक्फ बोर्ड किस तरह नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। वक्फ संशोधन विधेयक हमारे लोकतंत्र के सच्चे धर्मनिरपेक्ष कामकाज को सुनिश्चित करेगा। आगे उन्होंने लिखा है कि वक्फ संशोधन विधेयक राष्ट्रहित में है, मुसलमानों के हित में है। ये वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाएगा। वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले ही आज वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कैथोलिक बिशप काउंसिल ऑफ इंडिया की सभी राजनीतिक दलों से वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन करने की यह अपील इस बिल को मजबूती देता है। ये बिल केरल के मुनम्बम में चल रहे विवाद जैसे विसंगतियों को दूर करेगा। आइए हम सभी मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र को मजबूती दें। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।